जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टेस्ट। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम टेस्ट के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट के फॉर्म में उसे देते हैं, तो इसका लाभ निश्चित रूप से आपको एग्जाम में, परीक्षा में मिलेगा। और इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल जो आपको करना है वो आप उस समय में कर सकते हैं जिस समय में आपके पढ़ने की इच्छा आपकी नहीं हो रही। आपने बुक पढ़ लिया है, आपने एक बार नोट्स पढ़ लिए हैं, तो फिर अगर सपोज कि आपकी नहीं भी पढ़ने की इच्छा हो रही तो उस समय में सबसे बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है कि आप यूट्यूब पे चैनल खोलिए अपना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख डालिए। तभी आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और देख देख के उत्तर ढूंढते रहिए और एक बार दिमाग में रखिए। ठीक, साइड में कॉपी रख सकते हैं अगर कि कौन कौन से प्रश्न नहीं आए, तो वो और बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव या फिर सातवाहन? सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो अब देखिए, अब आप अगर सिर्फ ये उत्तर याद कर लेते हैं, अगर देखिए अब जो सिर्फ ये उत्तर याद कर लिया, मैं आपको बता देता हूं, सातवाहन वंश इसका उत्तर है, सातवाहन वंश। तो जिसने सिर्फ सातवाहन याद कर लिया उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप टॉपिक को समझें। अब समझिए, यहाँ पे प्रश्न इसने पूछ दिया निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश क्या था। तो एक ने क्या किया कि इसको याद कर लिया, दूसरे ने क्या किया कि इस क्वेश्चन से ये समझ गया कि राजवंशों का जो क्रम है, राजवंशों का जो क्रम है वो एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो वो क्या करेगा, सारे राजवंशों का, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन, चालुक्य, चेर, चोल, पांड्य, सबका क्या करेगा, लगा करके एक लाइन में नोट्स बना लेगा। ठीक, तो अब जब अगली बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं आसपास से भी घुमाएगा तो वो बच्चा क्या करेगा, कर लेगा। ठीक, चलिए, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की राजधानी कहां पर अवस्थित थी? तो इसका उत्तर क्या होगा, अमरावती, नांदेड़, दुर्ग या फिर नालदुर्ग में? तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, अमरावती। कहां पर थी, अमरावती में थी। तो अब आपको पता चल गया कि राजधानी पूछी जा रही है, तो जितने दक्षिण के और मध्य भारत के राजवंश हैं उनकी क्या करें, आप राजधानी याद कर लें। ठीक, मैं आपको बताता चलता हूं कि कैसे आप जो है क्या क्या कह सकते हैं, कि क्या कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक का एनालिसिस कैसे करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से ये बात भी समझिए। ठीक, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? किन्हें श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक, शक, इक्ष्वाकु या फिर खारवेल? तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे उनको क्या कहा गया है, श्री पर्वतीय। तो जिन शासकों को या फिर जो उनके जो फेमस राजा थे, अगर उनको कोई भी निकनेम दिया गया है, कोई भी निकनेम दिया गया है, उन्हें नाम दिया गया इस तरह का, श्री पर्वतीय, महाराजा धीराज या फिर एका ब्राह्मण, इस तरह के क्या है, अगर कोई भी निकनेम दिए गए हैं तो वो आपको क्या करना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वो आपको एनसीईआरटी में मिले, वो आपको टेस्ट में मिले, वो आपको पीवाईक्यू में मिले, या फिर वो आपको किसी कोचिंग के मटेरियल या नोट्स में मिल जाए। ठीक, ठीक, तो आज मैंने संयोग से टी शर्ट भी ग्रीन पहन ली है, तो ये अपने आप में ही क्या कहते हैं, ग्रीन कर्टेन का काम कर रहा है। ठीक, आइए चलिए, कोई नहीं। भारत का नेपोलियन, अब ये देखिए यहाँ पे क्या किया, एक राजा के नाम को पूछ दिया, वहां पे वंश को पूछ दिया था, वहां पे क्या किया था, वंश को पूछ दिया था। ठीक ना, यहाँ पे कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। तो अगर इनके भी कुछ निकनेम्स हैं तो आपको याद कर लेने चाहिए। अब जब मैं बुक पढ़ूंगा तो क्या करूंगा, चंद्रगुप्त मौर्य को भी अगर कोई निकनेम दिया गया है, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया है, या फिर अशोका द ग्रेट को दिया गया, तो मैं सबको याद करूंगा। तो लोग कहते हैं ना, चारों विकल्पों को देखना चाहिए। चारों विकल्पों से का मतलब यही है कि आपने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त तो याद कर लिया, तो अगर किसी को भी कोई निक नेम दिया गया है तो वो आपको याद करना है। ठीक, चलिए। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, खारवेल या फिर पुलकेशिन द्वितीय? खारवेल। ठीक, जैन धर्म का संरक्षक कौन था? खारवेल था। ठीक, तो अब जैन धर्म का संरक्षक खारवेल, तो अगर किसी भी राजा के साथ कि इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है, या फिर इन्हें बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, या फिर इन्हें जिस भी कौन से राजा किस धर्म का संरक्षण किए हैं, ये सभी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब एक एक्सपीरियंस्ड टीचर या फिर कोई भी एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है, जिसने मतलब थोड़ी पढ़ाई कर रखी है, या फिर जिसको पहले से एक्सपीरियंस है, किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रखी है, तो क्या उन्हें इस बात का पता होता है। तो आप पीवाईक्यू का मतलब आप क्या समझ लेते हैं कि इसको रट के गए, अच्छा खारवेल, अब अगली बार खारवेल अगर नहीं पूछा तो सर अब तो पीवाईक्यू सर रिपीट ही नहीं होता सर, पीवाईक्यू बर्बाद हो गई, खराब हो गई सर। लेकिन जिसको पीवाईक्यू का सही में इस्तेमाल करने आता है, वो क्या है, अशोक का भी पढ़ेगा कि इन्होंने किस धर्म का संरक्षण किया, इन्होंने किस धर्म का संरक्षण किया, और अन्य राजाओं ने पे भी वो ध्यान रखेगा कि किसने किस धर्म का क्या है संरक्षण किया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब देखिए यहाँ पे फिर परम भागवत किसको नाम दिया गया, परम भागवत नाम किसको दिया गया था? समुद्रगुप्त को दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या किया, जो भी निकनेम दिए जा रहे हैं, मतलब उनके साथ कुछ उनको उपाधि दी जाती है, तो वो उपाधि क्या कर रहा है, यूपीपीसीएस पूछ रहा है। ये आपका क्या होना चाहिए, कंक्लूजन पॉइंट होना चाहिए। ठीक, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? जो प्रयागराज का अशोक स्तंभ है वो किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त? बताइए, वो समुद्रगुप्त के बारे में क्या करता है? तो अब यहां से आप समझ जाइए कि स्तंभ लेख, कौन सा स्तंभ लेख, किस शासक, रूमिंदेई स्तंभ लेख, या फिर जूनागढ़, या फिर जहां का भी स्तंभ लेख अगर क्या करता है, किसी शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो कौन सा स्तंभ लेख कहां पर है और किसके बारे में सूचना प्रदान करता है, ये टॉपिक क्या आपके लिए हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अब आप समझ पा रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रयोग या इस्तेमाल, यूज, जो भी आप समझें वो कैसे करना है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। तो देखिए अब ये यूनिक हो गया, कुछ ही राजा तो होंगे जिन्होंने 4 अश्वमेधों का संपादन किया होगा, 5 अश्वमेधों का संपादन किया होगा। तब कहीं दे दे कि इन्होंने 7 अश्वमेधों का संपादन किया, सपोज कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, या फिर कहीं पे दे दे कि एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल, 3 मानव कंकाल पाए गए। जब कुछ ऐसा कि मतलब कुछ स्पेशल है, कुछ बड़ा है, उतना बड़ा कुछ नहीं है, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाता है, यूपीपीसीएस के लिए स्पेशल हो जाता है। तो एक आम स्टूडेंट क्या करेगा, वो इस प्रश्न को पढ़ करके और इसका उत्तर लाएगा प्रवरसेन प्रथम और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो दूसरा होगा वो अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लेगा कि इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति वाला स्तंभ, ये तो सेम क्वेश्चन है।
वो निम्नलिखित में से किसका उल्लेख वहां पर मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। तो यानी किस राजा से संबंधित है, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसका टॉपिक भी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसका टॉपिक भी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा शिकोह। कौन है बताइए? जहांगीर। कौन है? जहांगीर है। ठीक। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि, अब देखिए फिर पूछ दिया उपाधि, फिर क्या किया, उपाधि पूछ दिया। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम, अमोघ वर्ष या गौतमीपुत्र शातकर्णी। तो किसको दी गई थी? समुद्रगुप्त को दी गई थी। किसको दी गई थी? समुद्रगुप्त को दी गई थी। ठीक। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अब यहां पूछ दिया शक विजेता, तो फिर अब कि निम्न विजेता, कोई भी विजेता अगर इस तरह करके देता है बुक में कि नहीं इस विजेता के नाम से जाना जाता है, तो वो यानी कि वो टॉपिक क्या हो गया आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम है या फिर समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आपको अनुमान लग गया है कि कैसे पढ़ना है। हम लोग आगे प्रश्न जल्दी जल्दी सॉल्व करें। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, तो कभी पूछ देगा सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, या फिर प्रथम शासक, कुछ भी करके पूछ देगा आपसे। तो अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या क्या पूछ सकता है। इसका उत्तर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये क्या, अब यहां पूछ दिया अन्य नाम देवगुप्त था, तो यानी पूछ तो रहा है ये निकनेम ही ना, तो यानी कि सारे राजाओं का, जो मध्यकालीन राजा हैं उनके जो निकनेम्स थे, उनको जो उपाधि दी गई थी वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सबके याद कर जाने हैं, सिर्फ जो पीवाईक्यू में दिए हुए उनके ही नहीं। ठीक। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। सॉरी। तो एक चीज और यहां से समझिए, बार बार चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रश्न पूछ रहा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को डिटेल में पढ़ना है, ये भी हमें मैसेज मिलता है पीवाईक्यू से। क्लियर? कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा हुआ? मौर्य, कुषाण, शुंग या गुप्त? कौन हुआ बताइए? गुप्त। कौन हुआ? गुप्त। तो यहां से हमें क्या मैसेज मिलता है कि यानी कि किस शासन काल में, यानी किसके शासन काल में कौन से आक्रमणकारी भारत आए, ये बात क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ में किसकी स्मृति में बनाया गया? तो यानी कि कौन सा आर्ट या आर्किटेक्चर किसकी स्मृति में बनाया गया है, किससे संबंधित है, और दूसरी चीज किसने बनाया है। ये दो चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन में, टॉपिक में। अशोका, चंद्र, हर्षा या अनंगपाल? कौन? यहां पे चंद्र के। ठीक। पहले ही आंसर दिख गया यहाँ पे आप लोगों को, बधाई हुई इसके लिए। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया? तो अभी हमने ऊपर पूछा कि अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि किस अभिलेख का क्या टॉपिक है, ये भी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अगर ये हम लोग ध्यान रखते अगर पढ़ाई के समय कि स्कंदगुप्त ने जो आक्रमण किया है उसके बारे में किस स्तंभलेख में है, या फिर आपने उस स्तंभलेख का इसके बारे में आपने पढ़ा होता, भीतरी, मंदसौर, प्रयागराज, तो भीतरी के जब आपने पढ़ा होता तो ये टॉपिक होता कि भीतरी स्तंभलेख में स्कंदगुप्त के जो है हुणों द्वारा, स्कंदगुप्त का हुणों को पराजित किए जाने का उल्लेख है। तो आपको वहां पे पता चल जाता है कि हाँ सर ने बताया था कि इसका टॉपिक किसने, ये भीतरी स्तंभलेख कहाँ है, किसने इसका निर्माण करवाया,
कब करवाया और इसका टॉपिक क्या है, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब ये 4 चीज उसमें से आप नोट कर लेते तो आपसे ये प्रश्न हल हो जाता। ठीक, आज कुछ स्वास्थ्य सही नहीं है, तो मुझे पास्ट 2-3 डेज से फीवर था, तो इसलिए गले में खराश है थोड़ी सी, तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, आप लोग को दिक्कत हो रही होगी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो यानी पत्तन इंपॉर्टेंट है, और वहां पे वो पत्तन जो है वो किस काल में इंपॉर्टेंट था, और वहां से किस देश से व्यापार किया जाता था, उस पत्तन से ज्यादातर व्यापार किस देश के साथ किया जाता था, किस काल में किया जाता था, कौन से साम्राज्य में किया जाता था, और वो जो पत्तन था वो भारत के किस राज्य में पड़ता था। ये चारों चीज यानी पत्तन से रिलेटेड ये चारों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कांबे या कल्याण? किससे होता था? बताइए। ताम्रलिप्ति से हुआ करता था। शायद विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक, देखते हैं, मेरे से भी गलती हो सकती है, मुझे कुछ कंफ्यूजन भी है इसमें। अच्छा, ये आंसर नहीं दिया क्या इसका? हम्म सॉरी, देखते हैं, एक बार आप लोग भी रीचेक कर लीजिएगा, आंसर यहाँ नहीं दिया है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है? मंदसौर, एक बार जो 17वां प्रश्न है उसको आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण जो है प्रस्तुत करती है? देखिए टॉपिक क्या है, मंदसौर प्रशस्ति, और ये जो प्रशस्ति है मतलब ये किसके बारे में, इसका टॉपिक क्या है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका आंसर क्या है? कुमारगुप्त प्रथम, डी, जो कुमारगुप्त प्रथम है यही होना चाहिए आंसर। देखते हैं, यही है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? कौन जाना जाता है? सौमिल, शूद्रक, सुश्रुत या शौनक? कौन जाना जाता है? ये शायद डी है, सुश्रुत। ये शायद ऑप्शन डी ही इसका आंसर होना चाहिए, मेडिसिन पे यही इन्होंने ही काम किया था। शूद्रक और जीवक एक थे, उन लोगों ने भी काम किया था। देखते हैं इसमें किसको आंसर मानता है ये 19 में। सुश्रुत को शल्य क्रिया के जनक कहा जाता है या काशी के रहने वाले थे, इनका काल इतना था। शौनक ऋग्वेदिक कालीन ऋषि थे। इस पर गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया है। ये समस्या है, इसका मैं आंसर देख के मैं आपको बताता हूं आप लोगों को। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुआ था? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुआ था? केरल से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या सांची से? तो कहां से प्राप्त हुआ था? एरण से। एरण से प्राप्त हुआ था सती प्रथा का साक्ष्य। तो अब स्त्रियों से संबंधित कोई भी प्रथा, या फिर सीधे हो गया टॉपिक कि एरण अभिलेख का टॉपिक क्या? सती प्रथा। ठीक, तो सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? एरण से। ठीक, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? वरुचि, वररुचि, शंकु, अमर सिंह या फिर शपड़क? कौन था? तो कौन था? शपड़क। कौन था? शपड़क था। ठीक ना, कौन था? शपड़क। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो अब ये देखिए यहाँ पे, अब ये 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष इसने पूछा, तो सारे 9 रत्नों की लिस्ट आप क्या कीजिए,
याद कर डालिए कि कौन क्या था, ये पूरा टॉपिक आप याद कर डालिए। ठीक, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था क्या? क्या कहा जाता था? दिनार। दिनार। और निष्क किसको कहा जाता था? निष्क किसको कहा जाता था? एक समय में तो गले का हार हुआ करता था। देखते हैं गुप्त काल में निष्क क्या था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। अच्छा, इतना ही दिया हुआ है। तो किस सोने की चीज को क्या कहा जाता था? ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए यहाँ पे पूरे शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। बाद में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्ताज पीरियड को कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? वहां स्वर्ण मुद्राओं को, यहाँ पे रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? रूपक। तो रूपक क्या है, दिनार क्या है और निष्क क्या है, ये तीनों जो है कंफ्यूज करते हैं। इन तीनों की लिस्ट बना के आप याद कर लें, वरना परीक्षा में आएगा और आप कहेंगे पढ़ा तो था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से किसे गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? सर्वप्रथम क्या किए? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? किसने जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त? तो किसने जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए। किसने जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई थी? किसमें किया गया था? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोलों में? नहीं, इसमें सम्मान दिया गया था, ठीक ना, लेकिन यहाँ बराबरी कहीं पर भी नहीं की गई थी। ऐसा कहीं पे भी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक ना। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? What was the tax allowed by हिंदू लॉ? कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, तिहाई भाग या चौथाई भाग? तो किस काल में टैक्सेशन उपज का कितना भाग हुआ करता था? किस शासक ने 1/6 से 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 1/8, किस शासक ने ऐसा किया है? ये सभी क्या करें आप, आपके लिए टॉपिक ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? उपज का छठा भाग। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया? वहां पूछते था हूणों का आक्रमण पूछा था, यहाँ पे हूण शासक मिहिरकुल को किसने पराजित किया? तो किसने पराजित किया था? यशोधर्मन ने पराजित किया था। भारत में सिंचाई कर को कहते हैं, सिंचाई कर को क्या कहते हैं? वहां पे सोने के सिक्के पूछ रहा था, यहाँ पे अब करों को, सिंचाई कर को क्या कहते हैं? रोड टैक्स को क्या कहा जाता था? अन्न पर लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? ये सभी प्रकार के कर जो है आप क्या करें? याद कर डालें। ठीक, आपको क्लियरिटी मिल रही है कि पीवाईक्यू को यूज कैसे करना है। आंसर तो याद कर ही लेना है, वो तो रट लेना है, लेकिन टॉपिक भी क्लियर करते आना कि कैसे कैसे क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है। और लोग कहते हैं, कहने वाले जो मतलब अभी 4 दिन हुआ है पढ़ाई स्टार्ट किए, कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किए, जिन्होंने कहा अब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उन्होंने रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं इतना सुन के उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं कभी टच ही नहीं करूँ। तो फिर इतना भी नोट कर लो, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी नहीं टच करोगे, एग्जाम और जो आयोग है वो कभी तुमको नहीं टच करे, ठीक ना, तुम एग्जाम को भी नहीं टच कर पाओ। ठीक, अब बताइए यहाँ पे सिंचाई कर को क्या कहते थे, पूछ लिया। ठीक, यहाँ पे इसका उत्तर सपोज कीजिए, मान लिया हो गया विदक भागम, यही है उत्तर। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है? कि जो जो कर है वो इंपॉर्टेंट है कि कितना कर लिया जाता था, तो 1/6, ठीक, या 1/5, 1/4, जिस राजा ने जितना भी रखा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर किस कर को क्या कहते थे? भूमि पर लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? सिंचाई कर को क्या कहते थे? जो राज्य की सुरक्षा के लिए कर लिए जाते थे उसको क्या कहा जाता था? तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। कर ये कैसे जानेंगे आप जब तक पीवाईक्यू नहीं पढ़ेंगे? जान पाएंगे नहीं ना।
तो फिर कैसे कह सकते हैं कि अब पीवाईक्यू का कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक, फिर अब आइए क्वेश्चन नंबर 30। कहा जाता है कि शतरंज का खेल ओरिजिनेट हुआ था कहाँ पर? शतरंज का खेल कहाँ पर? भारत का ही खेल है। कहाँ का? भारत का ही खेल। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन। तो अब सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल थे। तो सारे दर्शन याद कर जाइए। न्याय दर्शन, ठीक, कितने दर्शन है बताइए? टोटल कितने दर्शन है? कमेंट करके बताइए। बताइए सारे दर्शन और उनके दार्शनिक, ये पूरा क्या है टॉपिक जो है उसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक ना? टॉपिक क्या करना है? ये पूरा दर्शन की लिस्ट बनानी है और उनके दार्शनिक, उनके जो प्रतिपादक हैं उनकी लिस्ट बना के ये याद कर जाना है। तो अब ये वाला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है दर्शन वाला, कि उसमें पूछ रहा है कौन से दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, ये कैसे पता चलेगा? ठीक, तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था बताइए? लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। विकल्प सी आपका सही उत्तर है, यही होना चाहिए। ये बी तो नहीं है, नहीं सी होना चाहिए, लोहे के यंत्र और उपकरण। हाँ सी है। वारंगल जो है वो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। तो कौन सा स्थान किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा सोने के लिए, कौन सा तांबे के लिए, कौन सा लोहे के यंत्रों के लिए? ये सभी चीज क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए ये आ गया। वहां पे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक पूछा था, यहाँ पे योग दर्शन का प्रतिपादक। ये प्रश्न मैंने नहीं बनाया, आयोग का ही प्रश्न है। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए पूरा दर्शन यानी आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। तो योग दर्शन कौन बनाया है? पतंजलि। तभी ना ये बाबा रामदेव योग करवाते हैं। पतंजलि अपना पतंजलि के नाम से अपनी जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसको पतंजलि के नाम से खोले हुए हैं। ठीक, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। तो यानी सारे दर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है किस लिए? कौशेय शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है बताइए? तो अगर कुछ इस तरह का टर्म आ रहा है तो उसको आप समझिए कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। कौशेय रेशम के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? रेशम, सिल्क के लिए। ठीक ना, रेशम के लिए प्रयोग किया गया है। ये गुप्त काल के आसपास था, गुप्ताज पीरियड के आसपास इस शब्द का इस्तेमाल हाँ किया था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके सामयिक थे? समसामयिक थे। यानी कि पतंजलि जो है वो किसके दरबार में थे? ठीक ना, तो प से पतंजलि, प से क्या हो गया आपका? पुष्यमित्र शुंग। मैंने तो ऐसे ही याद किया है, प से पतंजलि और प से पुष्यमित्र शुंग। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? कौन थे संस्थापक? कौन थे? गंगेश थे। कौन थे? गंगेश। बी। ठीक ना, यहाँ बी और डी दोनों दिया है, गंगेश और उदयन दोनों। अच्छा, न, कई विचारक उदयन को भी नव्य न्याय का वास्तविक संस्थापक क्या करते हैं? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का न्याय वेदांत वैशेषिक या मीमांसा से किससे संबंधित है? मीमांसा। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? अब देखिए यहाँ पे पूछे क्या है पे न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन पूछ दिया, फिर न्याय दर्शन पूछ दिया, फिर योग दर्शन पूछ दिया। यानी दर्शन जो है क्या है वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम। फिर क्वेश्चन नंबर 39, दर्शन और प्रचारक, इनको आप क्या करेंगे? मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है।
तो अभी हमने पढ़ा न्याय गौतम का। पतंजलि के कौन है, अभी आपने नहीं, ये उत्तर मीमांसा, ये मीमांसा वैशेषिक के कणाद है, पतंजलि नहीं है, कणाद है। तो इस तरह से क्या हो गया आपके लिए, दर्शन और ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? काशी, प्रतिष्ठानपुर, अयोध्या या फिर श्रावस्ती? क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। ठीक। तो आज के इन 40 प्रश्नों से हमने क्या सीखा? पहला तो प्रश्न का उत्तर याद करना है, दूसरा हमें टॉपिक भी ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब दर्शन पे हो सकता है कि एक पेज में बुक में दिया हो, लेकिन हमें दर्शन में से क्या याद करना है कि कौन से दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये हमें याद रखना है। ठीक ना? तो हम लोगों ने क्या किया, पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ साथ आज एनालिसिस भी सीखा कि हमें कैसे एनालिसिस करना है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और उसको कैसे अपने नॉलेज इन्हांसमेंट के साथ साथ अपने एग्जाम निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसको यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप सभी को जो है, अगर आज ये वीडियो लेक्चर मिल जाता है तो होली मुबारक सभी को। ठीक, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।